क्या तुमने धुरंधर मूवी में ये नोटिस किया, क्लाइमैक्स सीन के आते ही धुरंधर का टाइटल ट्रैक बजता है। गाड़ी रोक बलूच। मैं तुम्हें बता दूं, ये सॉन्ग फार क्राई पीसी गेम में रियल में बजाता गेम प्ले के अंदर। जिसने ये गेम खेला होगा उसे तो पता ही होगा, मैंने सबसे पहले वही सुना था। और दूसरी चीज, उस गाने की अगर लाइन तुम ध्यान से सुनोगे तो उसमें लाइन है, गाड़ी रोक बलूच। ना दे दिल परदेसी नू तेनू नितदा रोना पै जाऊगा, जिसका मतलब था अपना दिल किसी स्ट्रेंजर को मत दे, लास्ट में डेली रोना ही पड़ेगा। ये लाइन रेफरेंस की जा रही थी रहमान को कि स्ट्रेंजर मतलब हमजा पर भरोसा ना करे। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस गाने की ये जो लाइन थी इसे तुमने हो हा ही सुना होगा। गाड़ी रोक दे मादर। और अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि वो हो हा नहीं धुरंधर है। गाड़ी रोक दे मादर। चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं डिटेल बताऊं तो चैप्टर 1 था द प्राइस ऑफ पीस। मूवी की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि इंडिया ने पीस को चूज किया, जिस वजह से आगे चल के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जब वो टेररिस्ट पार्लियामेंट में घुसते हैं तब खासकर उस टेररिस्ट पर फोकस किया जाता है जो कांधार हाईजैक के टाइम पर था। और भी कई सारे लॉस हो चुके हैं इंडिया को उस पीस की वजह से। 36 टेररिस्ट की रिहाई से 3 टेररिस्ट की रिहाई पे आ गए। सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, ना प्रॉमिस हमें एक भी टेररिस्ट छोड़ना नहीं पड़ेगा। मूवी की स्टार्टिंग का जो सीन है वो एक्चुअली में कांधार हाईजैक वाला ही रियल इंसिडेंट था 1999 का। अब इधर डायरेक्टर ने बहुत ही प्यारा काम किया है डिटेलिंग के अंदर। जैसे कि अगर तुम रियल इमेजेस देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट रेफरेंस डाला है मूवी के अंदर, चाहे फिर वो टेररिस्ट के आने का तरीका हो, चाहे फिर इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट का कलर या फिर सिंबल्स, सब कुछ डायरेक्टर ने एग्जैक्टली बिल्कुल सेम डाल दिया है। अब इस सीन को देखो। जरूर बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी। ये सीन फोर शैडो कर रहा है अजीत डोभाल सर की डीप रिसर्च को किसी भी मिशन के अंदर। उन्होंने देखते ही टेररिस्ट का नाम रिकॉल किया है। और अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं, अजीत डोभाल सर ने काफी तगड़े तगड़े मिशन किए हैं इंडिया के लिए, चाहे फिर वो कांधार हाईजैक हो, ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो, अंडर कवर इन पाकिस्तान हो, या फिर लेटेस्ट बताऊं तो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों ना हो। तो इनकी ऑपरेशनल ग्राउंड पर नॉलेज बहुत ही तगड़ी है, जो कि डायरेक्टर ने इस सीन में फोर शैडो भी करने की कोशिश की है। जरूर बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मूवी में तो भाई इनका नाम अजय सान्याल था। तो मैं तुम्हें बता दूं, इंटेलिजेंस वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनका कभी भी रियल नेम यूज नहीं कर सकते, नहीं तो सेंसर बोर्ड बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस दे देता है। इसलिए मूवी के अंदर इंडियंस नेम जितने भी हैं सारे मॉडिफाई करके बताए गए। नेक्स्ट सीन आता है ये वाला, जब अजीत डोभाल सर सबको हौसला देते हैं और बोलते हैं भारत माता की। अब इस सीन में यहाँ पर दो मीनिंग छुपाई गई हैं। पहली तो ये एकदम रियल इंसिडेंट है, अजीत डोभाल सर ने बताया भी था कि किसी ने भी भारत माता की जय नहीं बोली थी रियल में, वो लोग इतने डरे हुए थे। तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया, मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। दूसरा एंगल डायरेक्टर यहाँ पर ये दिखाना चाहता है, देश, आर्मी, इंटेलिजेंस सब लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं डेली ताकि देश के नागरिक सुरक्षित रहें, लेकिन जब देश के नागरिक से थोड़ा सा साथ मांग लिया जाए तो वो एकदम चुप हो जाते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश के लिए जान देने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर। लेकिन जब उसी इंसान से देश सच में उम्मीद करे तो वो एकदम चुप हो जाता है, जैसे इस सीन में दिखाया गया। फिर इस सीन में जहूर मिस्त्री कहता है, पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। वैसे मूवी के अंदर इस डायलॉग का आगे कहीं भी रेफरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन इसका रिप्लाई हमें धुरंधर के पार्ट 2 के अंदर मिलेगा, क्योंकि धुरंधर का जब फर्स्ट लुक आया था यूट्यूब के ऊपर तो उसमें इसी लाइन का जवाब आर माधवन देते हैं। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, कूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। फिर मूवी में रियल सीन आता है 13 दिसंबर 2001 के पार्लियामेंट अटैक का। इस सीन के बीच बीच में डायरेक्टर आदित्य दाहड़ ने रियल फुटेजेस और रियल वॉइस का यूज किया है। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसमें यही वाली फुटेजेस थी और ब्रॉडकास्ट भी यही हुआ था, जो कि डायरेक्टर साहब ने बहुत ही प्रिसाइजली यूज किया है। कार पर लाल बत्ती और गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ। वैसे इस सीन में जो अजीत डोभाल सर के सामने बैठे हैं वो है देवव्रत कपूर, जिनका रियल में नाम है जसवंत सिंह, जो कि इंडिया के सच में फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक बार सीनियर सिटीजन के टैक्स एग्जाम्पशन पर बोला था इतने में तो वो विस्की की बोतल तक नहीं ले सकते। उस चीज को लेकर डायरेक्टर ने यहाँ पर क्या मजाक किया है, अजीत डोभाल सर को विस्की के साथ दिखाया है और जसवंत सिंह सर को सिंपल पानी पीते हुए दिखाया है। फिर आता है चैप्टर 2 स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडोज। वेल इसकी कॉन्टेक्स्ट में तो हमें हमजा का पूरा एंट्री वाला सीन दिखाया गया है और वो एक स्ट्रेंजर था, इसको डीपली एक्सप्लोर भी किया गया है। उसको स्ट्रगल करते हुए दिखाया है, उसको होम सिकनेस होते हुए दिखाया है, उसको रोता हुआ दिखाया है। वैसे हमजा जब पाकिस्तान में एंट्री ले रहा होता है तो ये जो एरिया दिखाया है काफी डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। जैसे इधर उर्दू में लिखा हुआ है द यूथ ऑफ बलोच, जबकि मूवी की शूटिंग इंडिया में ही हुई थी। इन छोटी छोटी डिटेल्स का भी याद रखा गया है और इसी सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक ने तो भाई मेरा दिल ही जीत लिया। मतलब हमजा जब आ रहा होता है तो नॉर्मल बीट्स के साथ म्यूजिक बज रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में एंट्री लेता है तो वही म्यूजिक कवाली में चेंज हो जाता है।
इंडिकेटिंग कवाली पाकिस्तान का ही पार्ट है। ऐसे ही अगर सॉन्ग का एक और रेफरेंस बताऊं तो जब हमजा रहमान के कारोबार समझ रहा होता है तो उसे गन्स दिखाई जाती है। जिस टाइम पर दिलजीत का सॉन्ग बज रहा होता है इजी इजी, उसमें उस टाइम गन्स के ऊपर ही लाइन आ जाती है। ये देख, ये भी यहीं पे बनती है, एक ट्रिगर में 30। सॉन्ग्स का रेफरेंस अगर आ ही गया तो भाई एक और डिटेल सुन लो। तो जो सॉन्ग था लुट ले गया, अस्सलाम वालेकुम नियारी। उसके पहले ही काफी सारे वर्जन्स आ चुके हैं, ये वाला सुनो। मेरी निगाहें मुझे धोखा दिया। अब ये सुनो। फिर ये सुनो। मन की मुरादें दर्शन करने को मैं तो आऊंगी। और हाँ, वो जो सॉन्ग था जिसमें रहमान एंट्री मारता है बलोच में, उस गाने पर सब सोशल मीडिया पर नाच रहे थे। तो मैं तुम्हें बता दूं, उस गाने की लाइन भी भाई यही थी कि नाचो। भाई ये तो छोड़ो, इस सीन में हमजा को देखो यार, लिटरली बंदा बलोच लग रहा है, फेस से, इसके पूरे लुक से। इस सीन में हमजा को जैसे ही खाना मिलता है वो बुरी तरह खाने लग जाता है। और इससे पहले जब वो जूस पीने आता है, वो जूस भी बहुत ज्यादा फास्ट पीता है, क्योंकि डीपली अगर तुम देखोगे तो वो बहुत ज्यादा लंबा ट्रेवल करके आया है, जिसमें उसको इतनी ज्यादा भूख लगना नेचुरल था। हमजा जब 1 साल तक पाकिस्तान में नॉर्मल इंसान बन के रह रहा होता है तो उसे होम सिकनेस हो रही होती है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में तुम इधर उसे रोता हुआ भी देख सकते हो। और होम सिकनेस एक ऐसी चीज है, वो हर इंसान को होती है जब भी वो घर से अलग जाता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इधर घर का रेफरेंस दिया गया है इंडिया को। हमजा की होम सिकनेस को देख के मोहम्मद आलम हमजा को लेके जाता है चाय पिलाने के लिए। तब वो बोलता है, यहाँ की चाय मुझे मेरे घर की याद दिलाती। तो रिप्लाई में हमजा पूछता है, कहाँ है आपका घर? वैसे तो आलम साहब इसका रिप्लाई नहीं देते, लेकिन अगर तुम ध्यान से बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है उसे सुनोगे तो वो इस खामोशी का जवाब दे देता है। मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। वैसे जिस शॉप पर वो चाय पीने आए थे उसका नाम था वॉशमा भट्ट। वेल, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं तुम्हें बताऊं, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी जब आई थी तो पाकिस्तान के अंदर कई लोग मजाक बना रहे थे इंडिया का। उसमें एक इस लड़की का अकाउंट भी था जिसका नाम था वॉशमा भट्ट, जिसको एक इंडियन ने ट्रोल किया था ये बोल के वॉश इट योरसेल्फ। डायरेक्टर ने अच्छे से ही ट्रोल कर दिया वैसे इसे। फिर आता है चैप्टर 3 द बास्टर्ड किंग ऑफ लियारी। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है बाबू डकैत और उसकी बेरहमी। वेल, इस चैप्टर की शुरुआत ही बाबू डकैत के साथ हुई थी और इस चैप्टर का एंड भी बाबू डकैत की मौत के साथ हुआ। नाइसली प्लान्ड चैप्टर था ये। वेल, डायरेक्टर साहब का ये वाला रेफरेंस मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। जब वो सॉन्ग आता है रंबा हो, उस टाइम हमजा सबको जूस पिला रहा होता है जिसमें ऑरेंज कलर का जूस था और ग्रीन कलर का जूस था। ऑरेंज रेफरेंस कर रहा था इंडिया का और ग्रीन रेफरेंस कर रहा था पाकिस्तान का, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमजा कहता भी है, ऑरेंज दे दीजिए, ऑरेंज चाहिए। फिर नेक्स्ट डिटेल है, इस सीन से जब बाबू डकैत के लड़के रहमान के बेटे को मारने के लिए आते हैं तो ये बंदा एप्पल खा रहा होता है। अगर तुम्हें याद हो तो ये पहली बार जब हमजा से मिला था तब भी एप्पल खा रहा था। अब यहाँ से 2 कॉन्टेक्स्ट हैं इसके। फर्स्ट रेफरेंस ये है कि जब भी इसने एप्पल खाया इसके चोटी लगी, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब इसने खाया था तो हमजा ने इसकी नाक तोड़ दी। सेकंड टाइम इसने एप्पल खाया तो इसके कान पर गोली लग गई। अब ये चीज एक्चुअली में इंग्लिश की प्रोवर्ब को रेफरेंस दे रही थी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और सेकंड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये है कि सिनेमा में एप्पल ईटिंग को विलन आर्क में शोकेस करते हैं, केयरलेस कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। आइकॉनिक एग्जांपल अगर दूं तो हैरी पॉटर में ड्रैको मैल्फॉय, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में कैप्टन बर्बोसा और डेडपूल मूवी में एजेक्स, इन सभी ने एप्पल ईटिंग विलन आर्क शोकेस की है। और यहाँ पर सबसे हंसी की बात ये थी, हमजा ने इस बंदे के मुंह में एप्पल घुसा के ही इसको मारा था, जो कि हमजा का पर्सनल रेस दिखाता है इसके खिलाफ। वेल, इस वीडियो की सारी डिटेल्स में से ये वाली डिटेल मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस सीन में डायरेक्टर भाई साहब ने क्या ही डिटेल छोड़ी है। हमजा और रहमान के भाई उजैर दोनों को ही गन होल्ड करते हुए देखो। हमजा ने अपनी फिंगर स्ट्रेट की हुई है, जो शोकेस कर रही है वो वेल ट्रेन्ड स्पाई है, उसने ट्रेनिंग के टाइम पर ट्रिगर मूवमेंट सीखा हुआ है। वहीं दूसरी साइड रहमान के भाई ने उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है, जो कि इंडिकेट कर रहा है ये सिर्फ एक गुंडा है। अब इस सीन को देखो, ये वही सीन है जिसमें हमजा पहली बार रहमान डकैत की टीम में ज्वाइन होता है। इसके बदले में मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की, मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। इसी सीन के रेफरेंस में अगर तुम ध्यान दोगे तो इसी सेम फ्रेम में पीछे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, जो कि सेम सिचुएशन को फोरशैडो कर रहा है। इधर लिखा हुआ है, कृपया निर्देशों का पालन करें। हमजा को ट्रेनिंग में बताया होगा कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, जैसे कि केवल आवश्यक व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति है। तो इधर हमजा ने अपनी आवश्यकता बताई कि रहमान को उसकी जरूरत पड़ेगी। बंदूक चलाने आती है जी। फिर इधर लिखा हुआ है, मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। इधर मरीज है रहमान और डॉक्टर है हमजा। रहमान अपने बच्चे की मौत की वजह से टूटा हुआ है, इसलिए वो
वही मानेगा जो उसका डॉक्टर कहेगा, मतलब हमजा कहेगा। फिर लिखा है विश्राम के स्थान और समय का सम्मान करें, मतलब अगर रहमान रेस्ट में है, शांत है, तो उसका सम्मान करें, ना कि ज्यादा बढ़ चढ़कर अपनी डिमांड रखनी है। और हमजा ने संभल कर ही अपनी चाल चली। एंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है मरीज की हालत सुधारने के लिए शहद का सेवन किया जा सकता है, मतलब रहमान को अच्छा फील कराने के लिए उसको मीठा मीठा बोला जा सकता है, जैसे कि रहमान ने बलोचों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि उन्हें पहचान दिलाई। आपने हमें पहचान दिलाई। फिर आता है चैप्टर 4 बुलेट्स एंड रोजेस। वेल इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा कि इधर कॉन्टेक्स्ट दिया गया है रोमांस को। हमजा की गन्स एंड बुलेट्स वाली लाइफ में एंट्री मारती है येलिना रोज बनकर। वेल मूवी में जो एंट्री होती है येलिना की, लेकिन तुम्हें याद है ये लड़की है कौन? तो आज से 7 साल पहले क्लिनिक प्लस का एड आता था, तो उसमें जो बच्ची दिखाई गई थी वो यही थी येलिना, जिसका रियल नाम है सारा अर्जुन। फिर नेक्स्ट सीन आता है जब हमजा और रहमान खनानी ब्रदर्स के पास जाते हैं, तो उधर उन्हें मिलता है डेविड हेडली, जिसका काफी ज्यादा बड़ा हाथ रह चुका है 26/11 अटैक में। वेल इसकी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा ये बहुत अच्छा फ्रेंड था राहुल भट्ट का, जो कि भाई है आलिया भट्ट का। और डेविड हेडली ने राहुल भट्ट को बोला था अटैक से पहले कि वो ताज होटल की साइड ना जाए। वेल डेविड हेडली के आने से जस्ट पहले ही अजीत डोभाल सर ने मूवी के अंदर बोला भी था, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। फिर ये वाला जो सीन था जिसमें रहमान कहता है रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है, तो रिप्लाई में इकबाल एक स्माइल देता है। वो स्माइल शोकेस कर रही थी उसकी मैच्योरिटी को, क्योंकि वो एक आईएसआई का हेड है और रहमान सिर्फ एक नॉर्मल सा गुंडा। वेल नेक्स्ट टाइम वो हमजा और रहमान के भाई को लेके जाता भी है ये दिखाने के लिए कि असली कसाईनुमा मौत होती क्या है। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो उसने शुरू में पूछा भी था, कमाल कर दिया रहमान ने, आई नहीं, क्योंकि वो चाहता था रहमान को कसाईनुमा मौत दिखाना। फिर आता है चैप्टर 5 द जिन। वेल इस चैप्टर के आने से पहले जमील कहता है अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा, लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है। और सच में एसपी असलम उसके लिए एक जिनी था, क्योंकि जब भी उसको जरूरत पड़ती है वो एसपी असलम को बुला लेता है और जब जरूरत नहीं पड़ती तो उसको सस्पेंड कर देता है। वेल मूवी में हमें कई बार बड़े साहब के बारे में सुनने को मिला। मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब के माल में से जब तक बड़े साहब नहीं बोलते ये प्लान होल्ड पे है। और हमजा ने बड़े साहब के बारे में डायरी में भी लिखा हुआ था एक क्वेश्चन मार्क के साथ, मतलब उसे भी नहीं पता था कि ये बड़े साहब हैं कौन। और मूवी के अंदर भी हमें कोई भी बड़ा साहब नहीं दिखाया गया, लेकिन अगर सिनेमा हॉल प्रिंट वाली मूवी के क्रेडिट्स में देखोगे तो बड़े साहब में दाऊद इब्राहिम का नाम दिख जाएगा। और इस वाले जो नाम का क्रेडिट है वो नेटफ्लिक्स वाले प्रिंट में नहीं दिखाया है। वेल इसी सेम चीज को नेटफ्लिक्स वाले प्रिंट में नहीं दिखाया गया है, वहां से हटा दिया गया। वेल बड़ा साहब दाऊद इब्राहिम हो सकता है क्योंकि दाऊद इब्राहिम का ड्रग्स में बहुत ज्यादा हाथ रह चुका है। और ये वाला जो एसपी असलम का सीन था ये ड्रग्स के ऊपर ही था, जिसमें ड्रग्स के नाम पर उसने बड़े साहब का नाम भी लिया था। ये सब छोड़ो, इस सीन को देखो। इस सीन में पूरी दुनिया पागल कर दी थी अक्षय खन्ना ने। अब अक्षय खन्ना ने ये जो डांस किया था ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ना ही कोरियोग्राफी की गई थी इस चीज की। इधर अक्षय खन्ना ने इन बैकग्राउंड डांसर्स को देख के खुद ही बोला था कि मैं इधर डांस कर सकता हूँ, और उन्होंने इधर डांस कर दिया, रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन भाई साहब अगर इस डांस की बात करें तो इन पर यही डांस आता है, चाहे फिर वो 1999 की मूवी हो, 2004 की हलचल मूवी हो, या फिर खुद धुरंधर, यही वाला डांस आता है भाई अक्षय खन्ना सर को। खैर अगले सीन में जहाँ पर गन्स की डिलीवरी होती है वहाँ इकबाल इस्माइल अजमल इन सब टेस्ट को बुलाता है, जिसमें ये जो लौंडा है ये अजमल का साहब है। इसी को इंडिया ने जिंदा पकड़ा था 26/11 अटैक में। फिर आता है चैप्टर 6 द डेविल्स गार्जियन। इसमें डेविल था रहमान डकैत और गार्जियन था हमजा। जब जिन एसपी असलम ने डेविल रहमान को पकड़ लिया था, गार्जियन हमजा ने उसको बचाया था। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि डेविल का नंबर माना जाता है 6 और इस चैप्टर का टाइटल डेविल गार्जियन 6 नंबर पर ही डाला गया है। फिर नेक्स्ट सीन आता है ये वाला जहाँ पर इकबाल इंडियन एजेंट को टॉर्चर कर रहा होता है, तब हमजा बहुत ज्यादा ट्रोमेटिक फील करता है, जो कि नॉर्मली तुम उसके फेस पर नोटिस भी कर लोगे, लेकिन ध्यान दोगे तो भाई उसको लिटरली पसीना आ रहे होते हैं, जो कि इस सीन की एकदम डेप्थ दिखाता है। फिर नेक्स्ट डिटेल आती है इस वाले सीन से, जब रहमान डकैत को एसपी असलम पकड़ ले जाता है तो हमजा जमील को एमएमएस भेजता है और जमील उस एमएमएस को देख के डर जाता है। उसी वक्त बैकग्राउंड में क्रिकेट मैच की कमेंट्री चल रही होती है, जो कि सिचुएशन से बिल्कुल मैच करती है। अंपायर के मन में कोई सहमति नहीं, दोनों टीमें अब बराबरी पर 195 पर। मतलब जमील का खेला हुआ दाव और हमजा की भेजी हुई वीडियो सब कुछ बराबर ले आई है। और हाँ, इसी से मुझे याद आया, इस सीन में हमजा रहमान के नौकर को नहीं मारता, उसे रहमान का भाई ही मारता है। यहाँ पर हमजा नौकर को इसलिए नहीं मारता क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि रहमान के बाद पावर में उसका भाई है, ना कि वो, इसीलिए मेन डिसीजन उसका भाई लेगा, ना कि वो खुद। फिर आता है चैप्टर 7 द बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट का वैसे तो मतलब होता है एक छोटा सा स्टेप एक बड़े फल का नतीजा बन सकता है। अब हमजा
ने एक स्टेप लिया यलीना के बारे में बता के कि वो उससे प्यार करता है। काफी टाइम में चल के फिर उसकी शादी हुई। फिर धीरे धीरे हमजा ने अपने ससुर को अपनी साइड किया। फिर प्लान बनता है रहमान को मारने का। देन कहीं जाके रहमान मरा तो इधर बटरफ्लाई दिखाई गई है यलीना। फिर नेक्स्ट डिटेल आती है अगले सीन से, जब 26/11 टेररिस्ट अटैक दिखाया जाता है। उस वक्त हमजा एकदम सदमे में होता है। तब एक सीन आता है जिसमें वो फील्ड में खड़ा होता है अपने गाँव के। वैसे तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमें नेक्स्ट मूवी में मिलेगा जब उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाएगी, लेकिन इस वक्त इधर हमजा वॉइड में है, मतलब अपने खालीपन में, जहाँ पर उसको उसकी दुनिया एकदम खत्म फील हो रही है, एकदम खाली फील हो रही है। वॉइड का रेफरेंस मार्वल फैंस समझ जाएंगे। और जो भी फुटेजेस टीवी पर दिखाई जा रही है मूवी में, सारी एकदम रियल है, जो कि एक्चुअल में दिखाई गई थी 26/11 अटैक के टाइम पर। और एक सीन में जहाँ कमांडो आता हुआ दिखता है, इकबाल इन्फॉर्म कर देता है टेररिस्ट को 5वीं मंजिल से इंडियन कमांडोज अंदर आ रहे हैं, 10-12 ग्रेनेड फेंको साथ। वो चीज भी एकदम भाई रियल है। 26/11 अटैक के टाइम पर मीडिया की वजह से काफी लोग मारे गए थे और मीडिया की वजह से ही रेस्क्यू काफी ज्यादा लेट हो गया था। और इतना कुछ सिर्फ मीडिया की वजह से हो रहा था क्योंकि भाई वो सब कुछ एक्सपोज कर रहे थे टीवी पर। मीडिया कभी काम नहीं आई इस देश के, ना पहले ना ही अब। और हाँ, जो रियल रिकॉर्डिंग्स मूवी में सुनाई गई थी वो एक्चुअली में 45 मिनट की थी। वो रिकॉर्डिंग इस मूवी के डायरेक्टर आदित्य धार ने सब कास्ट को सुनाई थी और भाई वो सुनने के बाद सब लोग ट्रॉमेटिक हो गए थे। देन लास्ट में आता है फाइनल चैप्टर एतु ब्रुतस। एतु ब्रुतस का मतलब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन भाई इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी। जैसे कि चैप्टर का पूरा टाइटल रेड था, इंडिकेटिंग कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है, जो कि हुआ भी। वैसे ही चैप्टर की शुरुआत में हमजा का बैकग्राउंड रेड शोकेस किया गया था, मींस कि हमजा एकदम डेडली होने वाला है इस चैप्टर। और फाइनल चैप्टर की शुरुआत और एंडिंग सेम जगह पर होती है, सेम तरीके से, जो कि फोरशैडो कर रहा था जिस चीज की शुरुआत हुई थी उसका एंड हो गया फाइनली। और भाई जो हमजा की डायरी थी वो बिल्कुल फोरशैडो कर रही थी डेथ नोट को, जिस डायरी में जिसका नाम लिखा गया वो मारा जाए। भाई यार इस मूवी का क्लाइमैक्स सीन और उसका बीजीएम, जब रहमान कहता है गाड़ी रोक दे मादर, उस सीन को कितना भी देख लो मन बढ़ता ही नहीं है। और उसी सीन में जब हमजा अपनी गाड़ी वाटर पूल में देने वाला होता है तो हाउ क्लेवरली वो अपनी सीट बेल्ट लगाता है। मतलब फाइटिंग सीन भी एवे ही नहीं दिखाए, एकदम लॉजिक के साथ दिखाए। और उसी टाइम पर पानी निकलता हुआ दिखता है। वो फोरशैडो कर रहा था कि अब जो हमजा ने कर दिया है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ना ही रोका जा सकता। अब तो वो पानी अपने आप ही रुकेगा। और हाँ, अगर तुम्हें पूरी मूवी में अक्षय खन्ना का रोल सबसे अच्छा लगा हो और रणवीर सिंह साइड रोल कैरेक्टर फील हुआ हो तो कांग्रेट्स भाई, डायरेक्टर ने अपना काम बखूबी निभाया है। क्योंकि रणवीर इस मूवी में थे, ना कि कोई साउथ के हीरो। उनको साइड में रह के ही सारा काम करना था, ना कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की तरह पूरी दुनिया में हल्ला मचा के कि देखो मैं आ गया दुश्मनों को खत्म करने के लिए। वैसे क्या तुम्हें पता है, रियल वाले रहमान डकैत और अक्षय खन्ना की बर्थ ईयर बिल्कुल सेम है। भाई ये वाला जो सीन था, इसे मैंने थिएटर में जब देखा था तो पूरे थिएटर के साथ साथ मुझे भी डर लग गया था कि क्या ये जिंदा है। वेल इसको यहाँ पर ये रहमान का गोश्त दिखाई दे रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट है फाइनल चैप्टर से, जिसका नाम था एल्तु ब्रुतुस, जिसका मतलब है यूट्यूब ब्रुतुस। तो ये कॉन्टेक्स्ट लिया गया है विलियम शेक्सपियर के बहुत फेमस प्ले से, जिसका नाम था जूलियस सीजर, जिसमें ब्रुतुस सीजर को धोखा देके मार देता है, जिसके बाद ब्रुतुस को गिल्ट में सीजर का भूत दिखाई देता है। ऐसे ही हमजा को रहमान की मौत के गिल्ट में वो गोश्त दिखाई दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने साल में वो रहमान से अटैच हो ही गया था। और उस सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है उसमें संस्कृत का श्लोक बज रहा है। जो रेफरेंस कर रहा है डेथ और सोल को। वेल एक डिटेल यहाँ पर ये भी है, हमजा रहमान डकैत से हॉस्पिटल में ही मिला था और उसको अलविदा भी हॉस्पिटल में ही किया है। लास्ट में हमजा थका हारा अपनी वाइफ के पास आता है। वो चीज रेफरेंस ली गई है द ओडेसी से, जिसमें ओडेसिस ट्रोजन वॉर के बाद वापस अपनी वाइफ के पास आता है सुकून के लिए। लास्ट में हमें हमजा की रियल आइडेंटिटी दिखाई जाती है, जो की थी जसकीरत सिंह रांगी। अब मैं एक चीज बता दूं, इस मूवी के जो डायरेक्टर है आदित्य धार, उन्होंने 2019 में जब उरी मूवी बनाई थी तब एक सीन में जसकीरत सिंह रांगी का नाम आया था। फैमिली में से कोई डिफेंस में है? हस्बैंड थे कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट। मूवी के एंड में आता है मूवी का टाइटल, जिसमें नोटिस करोगे तो रणवीर सिंह का नाम भी है और डायरेक्टर आदित्य धार का नाम भी है। रणवीर का रन एंड आदित्य धार का धार, जो कि मिलके पूरा बना है धुरंधर। वैसे मूवी की टाइमलाइन बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड की गई है, जैसे कि ओल्ड फैशन कपड़े, ओल्ड कार्स, पुराने करेंसी के नोट्स, यलीना के पास वायर्ड वाले ईयरफोन्स, एसपी असलम की कार में पुराना म्यूजिक सिस्टम और उसमें चलता हुआ पुराना हवा हवा सॉन्ग। ऐसा नहीं है कि पूरी मूवी में सिर्फ डिटेल्स ही भरी गई है, कुछ मिस्टेक्स भी हैं। पूरी मूवी की स्टोरी मोस्टली 2009 से पहले की टाइमलाइन में है। उस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर इतना तगड़ा इंटरनेट नहीं था और एमएमएस भी बहुत छोटी और बहुत ज्यादा ब्लरी वीडियो जाती थी। लेकिन मूवी में एक वीडियो 2 बार बस एक क्लिक में सेंड हुई है। और हाँ, वीडियो कॉल को कैसे भूल सकते हैं, जो कि हुई थी हमजा और एसपी असलम के बीच में। नेक्स्ट मिस्टेक इस सीन से है जहाँ पर एसपी असलम टीवी तोड़ देता है। उस टाइम पर जो एलईडी टीवी के टॉप मॉडल होते थे उनके फ्रेम में थोड़ा सा बॉर्डर जो होता था वो बहुत मोटा होता था। और मैं बात कर रहा हूँ टॉप मॉडल की, वो भी पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर एलईडी टीवी न्यू जनरेशन की यूज की गई और ये टीवी फोड़ने वाला रेफरेंस पाकिस्तान से लिया गया है। जब भी वो परेशान हो जाते हैं या फिर कोई मैच हार जाते हैं तो वो
वो ऐसी गुस्से में टीवी तोड़ देते हैं। इसके बाद तुम स्क्रीन पर रियल कैरेक्टर्स देख सकते हो जो कि रियल लाइफ से लिए गए हैं। भाई यार सच में इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा दिन, टाइम और मेहनत लग गई है। पूरे दिन भाई मैंने धुरंधर मूवी देखी है रोक के, फिर एडिटिंग तो पूछो ही मत। तो इस वीडियो को 1 लाइक तो दे ही देना। कमेंट में बताना तुम्हें कौन सी डिटेल अच्छी लगी या मैंने कौन सी डिटेल मिस कर दी जो तुमने नोटिस कर ली हो। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और भी तगड़ी वीडियोस आने वाली है हिडन डिटेल्स के ऊपर। बाकी मेरी पुरानी हिडन डिटेल्स वाली अगर वीडियोस देखनी है सारी की सारी, तो इस वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।